दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र का सच क्या है, यह जानने के लिए अब आपको जनता को टटोलने की जरूरत नहीं है, नागरिकों की नब्ज को देखने की जरूरत नहीं है। आम जनता को 2 जून की रोटी मिलती है या नहीं मिलती है, इस देश के बहुसंख्य नागरिकों को न्यूनतम जरूरतें भी पूरी कर पाने में सत्ता सरकार सक्षम है या नहीं है, जो नीतियां इस देश में बनाई जाती है वह नीतियां इस देश में जनता के अनुकूल है या प्रतिकूल है, कुछ भी जानने समझने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र की सारी परिभाषा लोकतंत्र के मंदिर संसद में ही तो सिमटी हुई है। एक लिहाज से लोकतंत्र संसद का गुलाम है और संसद के भीतर बैठे हुए सांसद जो इस देश के भाग्य विधाता के तौर पर है, वह जो भी निर्णय लेंगे और उनकी संख्या जिस पक्ष में ज्यादा होगी वह निर्णय लोकतांत्रिक नीतियों के तहत ही माना जाएगा। चाहे उसका प्रभाव देश के बाहर में यानी संसद के बाहर में बड़ी तादाद में बहुसंख्य जनता पर गलत तरीके से पड़ रहा हो या उनके अनुकूल ना हो, लेकिन निर्णय संसद के भीतर लिया गया है जहां पर जिस पक्ष में सांसदों की संख्या है। तो फिर किसान कितना भी हंगामा करते रहें, देशव्यापी बंद की दिशा में क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन 3 विधेयक आज राज्यसभा में भी पास हो गए, पहले लोकसभा में और आज राज्यसभा में। यह अलग मसला है कि राज्यसभा के भीतर में खासा हंगामा हुआ। विपक्ष को इस बात का अनुमान बिल्कुल था कि उसकी संख्या सत्ता के सामने कमजोर है, तब भी उसने अपना जोश दिखाया, आक्रोश दिखाया, रोल बुक को फाड़ दिया, टेबल पे खड़े हो गए, माइक को उठा लिया। ये सारे काम उसने किए क्योंकि ये मैसेज लोकतंत्र के मंदिर के भीतर का नहीं है, बल्कि ये मैसेज उन किसानों तक पहुंचाने का है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। और ऐसे देश के भीतर में कई मौके आए हैं। हमने जब गिनना शुरू किया कि ऐसे कौन कौन से विधेयक अपने तौर पर ऐसे रहे जिसमें इस तरीके का संसद के भीतर हंगामा हुआ, तो बीते 10 बरस में 16 विधेयक मिले ऐसे जिसमें इस तरह का हंगामा हुआ। मैसेज बाहर देना था, अंदर का सच यह है कि हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते हैं जिससे इस देश की बहुसंख्य जनता अगर प्रभावित हो रही है तो उसकी भावनाओं का समावेश कैसे संसद के भीतर हो और जो आवाज सांसदों के जरिए निकले वह उनकी आवाज लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक अपने तरीके का विशेषाधिकार संसद के भीतर बैठे हर सांसद को मिल जाता है। वह चुनाव हार भी जाए तो भी पेंशन के तौर पर मिल जाता है, और यह स्थिति देश के विधानसभाओं में भी है। और आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि बीते 6 महीने से यानी मार्च के बाद से अभी तक इस देश के भीतर में किसी भी चुने हुए सेवक ने, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, कोई काम तो नहीं किया होगा, लेकिन उनको वेतन मिलता रहा, उनको पेंशन भी मिल जाती है जब वो चुनाव हार जाते हैं। और तो और आज तो हमें लगता है यह भी सच जान लीजिए, जो लोग चुनाव हार जाते हैं, कुछ अपराध करते हैं, जेल में चले जाते हैं, उनको सजा हो जाती है, फिर भी उन्हें पेंशन के तौर पर टैक्सपेयर का पैसा भारत सरकार, राज्य सरकार देती रहती है। यह कमाल की स्थिति है जो सिर्फ इस देश के लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा या संसद के भीतर बैठे हुए लोगों को ही यह सुविधा मिलती है। यानी एक देश एक बाजार चलेगा, एक देश एक टैक्स चलेगा, एक देश एक झंडा चलेगा, एक देश एक निशान चलेगा, लेकिन इस देश के भीतर में एक देश एक तरह के सांसद और एक तरह के विधायक नहीं चलेंगे। उनकी सुविधाएं अपरंपार हैं, असमानता उनके बीच भी है। ऐसा नहीं है कि हर सांसद अपने तौर पर खूब रईस है, नहीं, उसमें भी कुछ लोग हैं। लेकिन आज सभी बातों का जिक्र करने के लिए हमें लगता है कि आज सांसदों से ही बात पहली शुरुआत की जाए, क्योंकि सांसद जो भी निर्णय लेते हैं, पार्लियामेंट के भीतर में राज्यसभा में हंगामा हो गया तो यह खबर बन गई। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के बीच एक दिन पहले ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल भी पास किया गया है। उस बिल में इस बात का जिक्र है कि जो कंपनी के पास 300 से ज्यादा या 300 के लगभग कर्मचारी हैं, वो किसी को भी हायर फायर कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है, निकाल सकता है। उस पर केंद्र सरकार से ना कोई अनुमति लेने की जरूरत है, ना केंद्र सरकार किसी तरीके से दखल देगी, क्योंकि वह चाहती है कि कंपनीज को फ्रीली हैंड दिया जाए। तो 300 कर्मचारी जिस भी कंपनी में काम करते हैं उनको किसी क्षण भी उनका एम्प्लॉयर हटा देगा, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट लाया जा चुका है। और यह सोशल सिक्योरिटी 2020 भी है अमेंडमेंट, और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड है 2020, यह भी शामिल कर दिया गया। यानी
किसी को भी कभी भी हटाया जा सकता है। सरकार ने उस तरफ से आंखें मूंद ली। इतना ही नहीं, एक दिन पहले ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन भी लाया गया। मार्च के बाद से जो महामारी का दौर था उसमें इस बात का जिक्र था कि जो कंपनियों ने बैंक से लोन लिया है वह लोन अगर नहीं लौटा पाती हैं, जो 90 दिनों की स्थिति होती है, तो उसको हम लोग दिवालिया घोषित करें, एनपीए में वो हिस्सा लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो एनपीए के ऐलान तक पे रोक लगाई है, 28 तारीख को सुनवाई है, देखें क्या निकलता है। लेकिन इसके पक्ष में यह जो विधेयक लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसमें अब कोई भी कंपनी को अगली मार्च तक, यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, देखिए 25 मार्च से शुरू हुआ था मामला और कहा गया था कि अगले 6 महीने तक जो कंपनी पैसा नहीं लौटा पाएगी, जो बैंकरप्ट अपने आप को कहेगी, जो बैंकरप्सी के तौर पर आ चुकी होगी सामने, अब हम उसको नहीं बताएंगे, अगली मार्च तक 6 महीने और बढ़ा दिया गया। यानी हर के लिए अपने अपने तरीके से सुविधाओं को सत्ता संसद के जरिए ही गढ़ती है और कहती है डेमोक्रेसी तो यही है। तो हमें लगता है कि आज इस संसद के भीतर कुछ और झांकने की जरूरत है, क्योंकि संसद का एक अनूठा सच है। यह अनूठा सच यह है कि संसद में जो सांसद बैठे होते हैं, अगर उनको औसतन सैलरी के तौर पर निकालिएगा, औसतन तकरीबन 5 लाख रुपए उन्हें मिलते हैं 1 महीने के। इसमें डेली अलाउंस भी कुछ शामिल होता है, जो नहीं शामिल होता है उसमें ट्रैवल अलाउंस नहीं शामिल होगा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होगा, वाटर बिल नहीं होगा, हाउस रेंट नहीं होगा, जो फैमिली को जो सुविधा दी जाती है सांसद को वह भी शामिल नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस अलग से होगा। कुल मिलाकर सुविधाओं का अपरंपार है। लेकिन हम पहले राउंड में 5 लाख ही जोड़ते हैं, 5 लाख रुपए एक सांसद को, यानी 542 सांसद, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, 542 सांसदों को पर महीने अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो यह लगभग 27 करोड़ 10 लाख बनते हैं। और इसको अगर आप ईयरली में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो यह लगभग 325 करोड़ बनते हैं। इंसॉल्वेंसी 1 साल तक लागू है, एनपीए भी कमोवेश माना जा रहा है 1 साल तक लागू होगा। बैंक बताएंगे नहीं किसने कर्ज नहीं लौटाया, किसने क्या कुछ नहीं किया, सारी सुविधाएं 1 साल तक। और जो संसद चल रही है मौजूदा वक्त में, संडे को भी चल रही है, क्योंकि उसे बिल पास करना है, क्योंकि बिल उस लोकतंत्र का एक ऐसा पेंच है जिसके जरिए आप पेंच जब कसते हैं यानी पास करते हैं तो कहते हैं यही तो डेमोक्रेसी है। वो चाहे उसका असर बाहर जन विरोधी हो, चाहे उसका असर एक किसी खास तबका को खूब लाभालाभ देना हो, कुछ भी हो सकता है। इसके पैरेलल में जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनको भी तकरीबन 4 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं। सुविधाएं कुछ अलग से होती है और उनकी संख्या 245 है। 1 महीने में 245 राज्यसभा के सांसदों को, यानी 9 करोड़ 80 लाख रुपए, और ईयर 1 साल का उसको जोड़िएगा तो लगभग 117 करोड़, 117 करोड़ राज्यसभा के और लोकसभा के 325 करोड़, दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 442 करोड़। 787 सांसद और 442 करोड़ रुपए 1 साल का सिर्फ सैलरी। कुछ और सुविधाएं अलग से हैं। इसी तरीके से हमको लगता है आज विधायकों का जिक्र भी कीजिए। इस देश के भीतर में जो विधायक हैं उनकी संख्या 4215 है। उनका जब आप एवरेज निकालना शुरू कीजिएगा तो एवरेज तकरीबन 1,67,000 हर महीने मिलता है। सुविधाएं कुछ अलग से, सुविधाओं का जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि हर महीने 70 करोड़ रुपए विधायकों को हम लोग एक्सचेंजर से, जो सरकार का खजाना होता है, उससे दिया जाता है। 1 साल का लगभग 844 करोड़। विधायक और सांसद दोनों को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 5000 सांसद और विधायक पूरे देश में होते हैं। इनको जो हम पैसा दे रहे हैं वो लगभग 1286 करोड़, इतना ही लगभग अलाउंसेस का ही पैसा होता है। दोनों मिला दीजिएगा तो इसका मतलब बन जाएगा, तमाम सुविधाओं को अगर मोनेटाइज कर दीजिएगा, जो भी इनको सुविधा दी जा रही है, इसको जब आप मोनेटाइज करेंगे तो लगभग ये 2500 करोड़ का हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस देश के 5000 विधायक और सांसद अगर सभी को मान लिया जाए कि वो नीतियां बनाते हैं, कानून पास करते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। यह अलग मसला है कि जो सत्ता पक्ष होता है जिंदा उसी को रखना है, विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए होता है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। इस डेमोक्रेसी में विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और मानिए सभी मिलकर करते हैं। हमने जब निकाला तो हमें लगा ये 5000 लोग अगर 2500 करोड़ रुपए सालाना इन पर खर्च हो जाता है तो क्यों नहीं इन 5000 लोगों की जगह इस देश में जो बेस्ट माइंड हैं, जो बैचलर ना कहिए, जो
ग्रेजुएट हैं, जो हायर एजुकेटिव हैं, जिनको नौकरी भी चाहिए, जो बेरोजगार हैं, 20,000 लोगों को अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल तक देंगे तो इतना पैसा आएगा। इन 5,000 के बदले 20,000 सबसे बेस्ट माइंड इस देश के उठा लीजिए, 1-1 लाख रुपया देना शुरू कीजिए। हमें लगता है वो सबकी स्थिति इस देश के भीतर में ठीक कर देंगे, क्योंकि वो एक पॉलिसी के तहत काम करेंगे, एक होमवर्क होगा, उसकी एक तैयारी होगी, डाटा कलेक्शन होगा, उस पर फिर एक रिसर्च कर रहे होंगे, ये सारी चीजें करेंगे और इस देश को ठीक कर देंगे। और 1-1 लाख रुपया दीजिए, कम भी आप कीमत नहीं दे रहे हैं। 20,000 लोगों को 1 लाख रुपए या 5,000 सांसद विधायकों को 1 साल के लिए 2,500 करोड़ रुपए, यह तय करना चाहिए। इसलिए भी तय करना चाहिए क्योंकि बड़ी मनमानी चलती है इस देश के भीतर में, हर कोई अपने लिहाज से तय कर लेता। यानी आपको यह भी जानना चाहिए कि कितना पैसा मिलना चाहिए वेतन के तौर पर। इस देश में संसद तो एक ही है, लेकिन विधानसभा तो कई है। हर विधानसभा ने अपने तौर पर अपने विधायकों को कितना पैसा मिलेगा यह तय कर लिया। मसलन तेलंगाना के एमएलए को सबसे ज्यादा पैसा सैलरी के तौर पर मिलता है 2.5 लाख रुपए। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है 2,10,000 रुपए। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है 2,10,000 रुपए। दिल्ली और एमपी बराबर हैं, तेलंगाना 2,50,000 है। बिहार 1,65,000 देता है। यानी देखिए अलग अलग जगह अलग अलग है। महाराष्ट्र 1,64,000 देता है, छत्तीसगढ़ 1,35,000 देता है, गुजरात 1,27,000 देता है। लेकिन इस देश के भीतर में बंगाल भी है जो सिर्फ 52,000 रुपीज देता है, उड़ीसा भी है जो सिर्फ 35,000 रुपए देता है, केरल भी है 43,000 रुपए ही देता है, उत्तरांचल भी है जो कि 35,000 रुपए, उत्तराखंड 35,000 रुपए देता है अपने विधायकों को। यानी विधायक हर राज्य में वहां की सत्ता अपने तौर पर तय करे कि वो कितना देगी, वो दे देती है और उन सुविधाओं के मद्देनजर दे देती है। यानी एक देश एक तरह का विधायक नहीं चलेगा, अपनी सुविधा अनुसार आपको पैसा है तो दे दीजिए, कर दीजिए दान, और उसमें तमाम सुविधाएं उसके बाद अलग से, वो एक लंबी फेरिस्त है। मामला सिर्फ इतना भर नहीं है, मामला यह भी है कि जो विधायक चुनाव हार जाते हैं उसके बाद वो एक्स एमएलए एमपीज हो जाते हैं, उनको भी खूब इस देश में पेंशन दी जाती है। पेंशन भी टैक्स पेयर का पैसा है, सरकारी खजाने से पैसा दिया जाता है। इसके बारे में इसलिए जानना चाहिए क्योंकि यह भी अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग रकम तय कर दी है। कोई न्यूनतम पहले राशि बतलाते हैं, कोई 35,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 60,000 देता है। यह न्यूनतम है जो सैलरी के तौर पर है। उसके अलावे रेलवे की सफर, हवाई जहाज का सफर, मेडिकल सुविधा, ये सारी अलग चीजें हैं जो हारे हुए विधायक और सांसद को भी मिलती है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें लगा कि जो विधायक अपराध करता है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर का हम लोग लगातार जिक्र करते हैं कि बड़ी तादाद में सिटिंग एमपीज के ऊपर कितने आरोप लगे हुए हैं, जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं उनकी संख्या भी 100 से ज्यादा है। जिनके ऊपर आपराधिक कृत्य लगे हुए हैं, अलग अलग एफआईआर दर्ज है अपने अपने तौर पर, उनकी संख्या 200 से ज्यादा है। तो इस स्थिति में इस देश के भीतर में अपराधी तंत्र हावी है या आपराधिक मानसिकता हावी है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पीपी कपूर है, आरटीआई एक्टिविस्ट, उनका एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आया। उन्होंने जानकारी दी कि हमने देश के बारे में अलग अलग जगहों से लिया था कि किसको कितना पैसा मिलता है, और वो जानकारी मिलते मिलते हमारी नजर टिक गई हरियाणा पर। हरियाणा में कितनी बड़ी तादाद में पूर्व विधायक हैं और कितनी बड़ी तादाद में पूर्व विधायकों को पैसा मिलता है, यह जानकारी आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में 51,750 रुपीज मिलता है पेंशन के तौर पर हारे हुए विधायक को। और उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम है, उस पीपी कपूर साहब की जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जो निकाल के दिया, उसके मुताबिक 2,22,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलते हैं चौटाला साहब को जो जेल में है। अजय चौटाला जी को 51,750 रुपए मिलते हैं। इसी तरीके से जब अलग अलग निकालना शुरू किया तो और कौन कौन है, उसमें पूर्व विधायक चंद्रावती का एक नाम आया, 2,22,525 रुपए। प्रोफेसर संपत सिंह 2,14,763 रुपए। भांगीराम जी 1,91,475 रुपए। इन सब के नाम है अलग अलग तरीके से, जितने भी विधायक हैं जो कि हार चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में पेंशन मिलती है इस देश के भीतर में, और इस देश भर के पेंशन को जब आप जोड़ना शुरू करेंगे, कितनी पेंशन किसको मिलती है, और उस पेंशन और सुविधाओं को जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी, लगभग 700 करोड़ इस देश का एक्सचेंजर जो है, जो सरकारी खजाने से होता है, वह चला जाता है।
यह है इस देश के भीतर का एक अनूठा सच। इतनी बड़ी संख्या में क्या आपके जहन में एक बात यह नहीं आती है कि अगर इतनी बड़ी रकम है तो इस देश के भीतर में कुछ रोजगार दे दिया जाए और सांसद और विधायकों को कहा जाए आप 1 साल के लिए घर पे बैठिए, हम कुछ रोजगार देने जा रहे हैं। क्योंकि रोजगार देने का मतलब यह है, हमने उसका भी जब पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि पिछले 5 साल के भीतर में हम जिनका नाम ले रहे हैं उसको जोड़ते चले जाइएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एफसीआई, बीपीएससी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, बिहार, इन तमाम जगहों पर बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट, और इसके अलावे सभी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जोड़ दीजिए। इनके जरिए जो बीते 5 बरस में जॉब दी गई है, परीक्षा ली गई है, इंटरव्यू लिया गया वो नहीं, जो जॉब दी गई है उसकी संख्या 2 लाख भी नहीं है। अजीबोगरीब स्थिति है, 2 लाख भी नहीं है इतनी बड़ी संख्या में जब हमने जिक्र किया। और दूसरी तरफ सरकार ही ये डाटा बता रही है अपने तौर पर, सीएमआई जो है वो सीएमआई जो जानकारी दे रही है वो खुद बता रही है कि सितंबर तक इस दौर में जो लॉकडाउन की स्थितियां चल रही थी 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी चली गई। ये स्थिति है, हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं। और बकायदा उन्होंने डाटा दिया, और ऐसा नहीं है कि इस महामारी के वक्त का जिक्र है। हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए कि इस देश की इकोनॉमी डामाडोल महामारी से पहले हो गई थी, इसीलिए जनवरी से मार्च तक 90 लाख लेबर फोर्स इस देश में कम हो गई जिनका रोजगार चला गया। लगभग 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए जनवरी से मार्च तक। उसके बाद की स्थिति अलग है, मार्च के बाद की 60 लाख लोग सीधे सीधे व्हाइट कॉलर इस देश के भीतर में जनवरी से मार्च तक बेरोजगार हो गए। यह इस देश का सच है। इतना ही नहीं, अगर आप सैलरी जॉब में आइएगा तो वह भी इस देश के भीतर में सैलरी जॉब लगातार कम होती चली जा रही है। सैलरी जॉब करने वाले जो थे वह 8.6 करोड़ लोग, 8 करोड़ 60 लाख लोग जो नौकरी करते थे, उनकी नौकरी 2 करोड़ 10 लाख की नौकरी चली गई और 6 करोड़ 50 लाख की नौकरी बची हुई है। यह अगस्त तक का आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। और जो अपने तौर पर खुद के तौर पर काम करते थे, जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं, उनमें लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की इस दौर में नौकरी चली गई। पहले 7 करोड़ 80 लाख थे, आज की तारीख में 6 करोड़ 70 लाख हैं, यानी उसमें भी नौकरी चली गई। और यह सारी जनवरी से मार्च तक लगातार स्थिति आती चली जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिन विधायक और सांसदों का जिक्र कर रहे हैं, देश तो इन्हीं को संभालना और चलाना है। इनके जरिए जब बात निकल कर आई कि इन्होंने अपने तौर पर किया क्या, तब यह जानकारी आई कि नौकरी कोई देगा तो कैसे देगा इस दौर में, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट की, सभी लिस्टेड कंपनी, सवाल यह नहीं है कि इनकी स्थिति आज नाजुक है। हम आपको लिए चलते हैं जुलाई से सितंबर 2019। इनकम जो थी तमाम लिस्टेड कंपनी की -2.3 थी, जो अक्टूबर से दिसंबर 2019 -1.7 तक पहुंची। जनवरी से मार्च में स्थिति नाजुक होकर -4.9 आ गई। इस महामारी के दौर में स्थिति वाकई नाजुक हो गई है और -28.1% हो गया। अब सवाल है कि कोई लिस्टेड कंपनियों के पास अगर इनकम -28 तक पहुंच गया तो वो नौकरी कैसे देंगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं वह एक्सपेंसेस भी अब कम होने चले गए और नेट प्रॉफिट है वह भी घटते घटते 41% तक चला गया। लेकिन घटते घटते का मतलब माइनस है, और माइनस आज से शुरू नहीं हुआ है, यह 2019 से ही शुरू हो गया था। तो सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और इतना ही नहीं, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है, उसकी भी स्थिति आज की तारीख में -38% से -60% तक चली गई। मान लीजिए, सवाल है कि यह माइनस का जिक्र जो, चाहे वो इनकम हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, यह भी 2019 से ही शुरू हो गया था। फिर वही सवाल है, नौकरी कौन देगा। हमने इस बीच में निकाला कि इस देश के भीतर में जिनको रोजगार चाहिए या जिनको रोजगार देने की स्थिति में हम लोग को ये लगता है कि आना चाहिए, इस देश में आप कम से कम शिक्षकों की तो व्यवस्था कर लेते। उसका डाटा शायद कहीं आपको और ज़्यादा चौंका दे, क्योंकि इस देश के जो मंत्री हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि तकरीबन इस देश में जो स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचिंग पोस्ट होती है, उसमें भी हमको 10,60,000 टीचिंग पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है।
हम वह भी, तो हमने उसका भी निकाला कि इनको जितना पैसा मिलता, अगर ही 10 लाख लोगों को रख देते टीचिंग पोस्ट पे तमाम स्टेट्स में, अक्रॉस द स्टेट, तो भी इनको जो पैसा मिलता, ये विधायक और सांसदों को और पेंशन वाले सांसद और विधायकों को जो पैसा मिलता है, अगर इन सबको 1 साल के लिए बंद कर दीजिए तो फिर इन सभी को नौकरी मिल जाएगी। बड़ा आसान सा है। आप आंकड़े जानना चाहते हो तो जरा समझिए, बिहार में 6,88,000 सैंक्शन पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट, लेकिन आज की तारीख में 2,75,000 पोस्ट खाली पड़ी है। उत्तर प्रदेश में 7,52,000 पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन 2,17,000 पोस्ट खाली पड़ी है। झारखंड में 2,38,000 पोस्ट सैंक्शन है, 95,000 पोस्ट खाली पड़ी है। ऐसा नहीं है कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र नहीं, छत्तीसगढ़ में 2,38,000 सैंक्शन पोस्ट हैं, 51,000 पोस्ट खाली पड़ी है। राजस्थान में 4 लाख सैंक्शन पोस्ट हैं, 47,000 पोस्ट खाली पड़ी है। और इन सब के बीच वेस्ट बंगाल में 6,37,000 पोस्ट हैं, 72,000 पोस्ट खाली पड़ी है। मध्य प्रदेश में 4,70,000 सैंक्शन पोस्ट हैं, 91,000 पोस्ट खाली पड़ी है। ये सारी खाली सिचुएशन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में है। इनको हम लोग क्यों नहीं भर सकते हैं? असल में मुश्किल यह है कि इस लोकतंत्र के भीतर का एक अनूठा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र का मतलब यह है कि अगर आप पंचायत स्तर से आ जाएं, पंचायत स्तर, इस देश के भीतर में ग्राम पंचायतों की संख्या तकरीबन 2.5 लाख है। सांसद और विधायक का हमने आपसे जिक्र कर दिया। इन सारे लोगों को अगर आप जोड़ते चले जाइएगा और इनकी इकोनॉमी को जोड़िएगा जब, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के बारे में निर्णय लेने की जो इनके पास जो पावर है, उस पावर का इस्तेमाल अगर ये सही तरीके से करें और इनके पास जो बजट आता है उस बजट का इस्तेमाल अपने तौर पर सही तरीके से करें, तो फिर शायद इस देश के भीतर में लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र कहलाएगा। लेकिन वो है नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा संकट भी है। इस संकट को भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि संसद के भीतर भी कितना संकट है। हमने पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भेजा और पूछा था कि ऐसे कितने सांसद हैं जिनकी आय जो है वह 1000% से ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने एक जानकारी भेजी, लेकिन उसमें भी देखिए क्या मुश्किल आई। उसका जिक्र हमने पिछली बार किया था, एक बार उसमें हमने जिक्र किया था जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी, करप्ट इकोनॉमी का जिक्र कर रहे थे। उसमें जो नंबर 1 पे था उसकी संख्या बढ़ी थी 8,141% 5 साल में। दूसरे नंबर पर जो थे उनकी संख्या बढ़ी थी 1,32%, 1,032%, 1032%। अब आपको यह जानना चाहिए कि जिसकी 8,141% बढ़ी, उसकी जो संपत्ति है वह फिर भी करोड़पति नहीं हो पाया, वह भी सांसद है। और जिसकी 1,000% बढ़ी वह करोड़पति से और करोड़पति हो गया। इसमें और सुनिए, पिछली बार हमारे पास चूंकि सिर्फ वही डाटा आया था तो हमने जिक्र किया था कि नंबर 1 पे सीकर से चुने जाने वाले सुमेधानंद सरस्वती जी हैं। लेकिन सुमेधानंद सरस्वती जी की त्रासदी क्या है? वह कोई बहुत रईस आदमी नहीं है, वो एक सामान्य सांसद है। उनकी संख्या, उनके पास जो पूंजी थी 2014 में सिर्फ 34,000 रुपए थी। अब आप कल्पना कीजिए, 34,000 रुपए से 2019 में उनकी जो एसेट्स हैं और जो दिखलाया उन्होंने वह तकरीबन 28 लाख हो गया। फिर भी देखिए 1 करोड़ नहीं पहुंचा। तो सुमेधानंद जी की संख्या इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी 8,141% बढ़ गई। तो जाहिर है वो नंबर 1 हो गए। लेकिन उनके पास संपत्ति नहीं है, वो एक सामान्य स्थिति में ही है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा नाम आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 2014 में कितनी संपत्ति थी? 33 करोड़ रुपए। 2019 में कितनी संपत्ति हो गई? 374 करोड़ रुपए। कितनी संपत्ति बढ़ गई। हालांकि जो दिखाया गया उसमें सैलरी है, पार्लियामेंट से मिलने वाली सैलरी है, जो कंपनीज चलती है उसके जरिए जो सैलरी मिल रही है वो मिला गया, जो रेंटल हाउस है उसके जरिए दिखाया गया कि इतनी कमाई हो गई। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के भीतर भी सांसद जो है उसमें ऐसे सुमेधानंद जी जैसे भी सांसद हैं जो कि उस रूप में रईस नहीं है, लेकिन उनकी पूंजी बढ़ गई। और इलेक्शन कमीशन ने जब 1,000% से ऊपर किसकी पूंजी बढ़ी है यह लकीर खींची तो उसमें पहला नाम उस शख्स का आ गया जो करोड़पति भी नहीं है। यह एक अजीबोगरीब त्रासदी। इसको लेकर जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो इस देश में गरीबों की हालत, जो पर कैपिटा इनकम है या फिर जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो 32 रुपए पर जीवन जीते हैं या 28 रुपए पर जीते हैं, उनका 28 रुपए से 50 रुपए हो जाना यानी अपरंपार संपत्ति
संपत्ति हो जाना होगा। लेकिन इस देश के भीतर में जो कॉरपोरेट्स हैं, उनकी संपत्ति में अगर 10 करोड़ का भी मुनाफा हो जाता है, वह भी मायने नहीं रखता, वह भी नेगेटिव में चला जाता है। यह है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का एक अनूठा सच। तो लोकतंत्र अगर अंक गणित पे टिका हुआ है, अंक गणित अगर पार्लियामेंट के भीतर है, और पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए लोग अगर इस बात पे सहमति बताते हैं कि उनको कहां से पैसा उनके पास आना है और कहां पैसा जाना है, तो आप स्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी डेमोक्रेसी पर जनता का भरोसा कब तक रहेगा और किस रूप में रहेगा। और वहां बनने वाले नियम कायदों की रक्षा के लिए इस देश के भीतर में तमाम सिस्टम काम जरूर करेगा, लेकिन एक अविश्वास की स्थिति लोकतंत्र के मंदिर को लेकर ही जनता के भीतर होगी। और आने वाले वक्त में जो किसान आंदोलन करेंगे, जाहिर है जो राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक किसानों का पास हुआ है उसके खिलाफ करेंगे। जो लोग मजदूरों को हटाया जाएगा जिन जगहों से, वह भी विरोध करेंगे, कंपनी क्यों हटा रही है। लेकिन अब तो नियम बना दिया गया है कि 300 तक जिनके पास कर्मचारी हैं वो जिसे मन चाहे हायर फायर की स्थिति में आ सकते हैं, कोई दखलंदाजी नहीं होगी, यानी मामला ये कोर्ट में भी नहीं जाएगा। डेमोक्रेसी का ये एक अनूठा सच है। और इस अनूठे सच की आखिरी बात, जनता को ही यह समझना है कि दरअसल वह अपने सेवकों को जब चुनती है कि आप इस रूप में हमारे सेवक के तौर पर हमारी जिंदगी को ठीक कीजिए, तो उसके उस दिलासे में मत आइए, उसके द्वारा किए जा रहे भरोसे को मत समझिए, बल्कि इस बात को समझिए वाकई उसका जुड़ाव उस जनता से है या नहीं है। जिस जनता को 2 जून की रोटी ना मिले तो उसके लिए जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। इस दर्द को पार्लियामेंट के भीतर बैठे लोग समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।